हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एनालाइजिंग विलन्स। आज हम एनालाइज कर रहे हैं आर्थर फ्लेक एके जोकर फ्रॉम जोकर मूवी। आर्थर फ्लेक को स्क्रीन पे वॉकिन फिनिक्स ने पोर्ट्रे किया था। आर्थर फ्लेक और जोकर दो पर्सनैलिटीज हैं एक ही इंसान की। इस वीडियो में हम आर्थर फ्लेक की कैरेक्टर स्टडी करेंगे, वो कैसे आर्थर फ्लेक से जोकर बनता है। पर इस ट्रांजिशन को समझने से पहले हमें आर्थर की मेंटल साइकी को समझना जरूरी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बिहेवियर को समझना पड़ेगा। तो चलो हम शुरू उसकी लाफिंग कंडीशन से करते हैं। जूडो बुल्बर इफेक्ट और पीबीए। आर्थर के लाफिंग फिट्स बहुत पेनफुल होते हैं, अनकंट्रोलेबल है। ये लाफिंग फिट्स उसके गले के लिए बहुत पेनफुल होते हैं, जो कि दिखता है जब वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है। और ये जो लाफिंग फिट्स है, ये ट्रिगर स्ट्रेस और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होते हैं। जैसे बस में वो बच्चे की माँ आर्थर को बच्चे से दूर रहने के लिए बोलती है, या वो ट्रेन में जब वो तीन वॉल स्ट्रीट गाइज लड़की को तंग कर रहे होते हैं। जब भी आर्थर अपने आप को ऐसी किसी सिचुएशन में पाता है तो उसकी हंसी अनबेरेबल और अनकंट्रोलेबल हो जाती है। इस हंसी की वजह से वो कॉन्स्टेंटली पेन में रहता है और सबके सामने मजाक का पात्र बनता रहता है। और यही आर्थर के डिप्रेशन का भी कारण है। उसकी नोटबुक जिसमें वो जोक्स और अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखता है, उसमें फोकस सिर्फ एक लाइन पे किया जाता है, आई होप माई डेथ मेक्स मोर सेंस देन माई लाइफ, जो कि उसके स्टेटस ऑफ माइंड को दर्शाता है कि उसके अंदर कितने नेगेटिव थॉट्स हैं। इनफैक्ट वो एक दफा कहता भी है कि ऑल आई हैव आर नेगेटिव थॉट्स। और प्लान तो उसने खुदकुशी का ही किया था, पर कुछ काम खुद की खुशी के लिए भी करने पड़ते हैं और कुछ मजबूरी में। और जीवन भी तो एक मजबूरी है आर्थर के लिए। आर्थर थेरेपिस्ट से कहता है कि उसको हॉस्पिटल में ज्यादा बेटर फील होता था। और फिर हमें हॉस्पिटल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है ऑब्जर्वेशन रूम का, जहां पर हम आर्थर को अपना सर दरवाजे पे मारते हुए देखते हैं, जो कि ये पोर्ट्रे करता है कि इस केओस, मैडनेस और ट्रेजेडी जो कि उसकी लाइफ है, उसमें हॉस्पिटल वॉल की स्टेबिलिटी भी उसके लिए कितनी कंफर्टिंग है। और ये एक्चुअली कॉमन है डिप्रेशन के पेशेंट्स में। उन्हें एक स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, एक ऐसी जगह जहां तुम जा सकते हो जब पूरी दुनिया का बोझ तुम्हें तुम्हारे कंधे पे फील होने लगे। यू कैन हाइड फ्रॉम वर्ल्ड बाय क्रिएटिंग योर ओन कंफर्टिंग स्पेस। और ये चीज हम तब भी देखते हैं जब आर्थर थॉमस वेन से मिलके आता है हॉस्पिटल के ऑब्जर्वेशन रूम की तरह। इस बार वो फ्रिज खाली करके उसके अंदर घुस जाता है। ही वॉन्ट्स टू हाइड फ्रॉम द वर्ल्ड। उसको इसमें कंफर्ट मिलता है, वो अपनी नुमाइश नहीं करना चाहता। इनफैक्ट वो अपनी थेरेपिस्ट से कहता भी है कि ही वॉन्ट्स टू फील बेटर, और इसके लिए वो बहुत सारी मेडिसिन भी लेता है। वो अपनी इश्यूज को दुनिया से छुपा के रखना चाहता है, जिसके लिए वो अपने चेहरे पे हंसी का मुखौटा ओढ़े रखता है। वो अपनी डिप्रेसिव फीलिंग्स को फैब्रिकेटेड जॉय के पीछे छुपा के रखता है। एक सीन में आर्थर हॉस्पिटल क्लर्क से भी कहता है कि हर समय खुश रहना कितना मुश्किल है। इनफैक्ट एक सीन में आर्थर ये तक कहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी कभी भी खुश नहीं रहा, वो पूरी जिंदगी एक पल की खुशी को तरता है। आर्थर फील करता है कि उसको ये मुखौटा हमेशा ओढ़े रखना होगा और उसको कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलेगी लाइफ में। हम उसको हैप्पी होने की कोशिश करते हुए देखते हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ हिज लाइफ। जैसे उसकी माँ हमेशा उसको हैप्पी के नाम से बुलाती है, और आर्थर फिल्म में ये कई बार एक्सप्लेन करता है कि उसकी माँ ने कहा है कि आर्थर दुनिया में जॉय और हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए आया है। एक सीन में आर्थर अपनी नोटबुक में लिखता है, द वर्स्ट पार्ट ऑफ हैविंग अ मेंटल इलनेस इज पीपल एक्सपेक्ट यू टू बिहेव एज इफ यू डोंट। आर्थर को बुरा लगता है कि उसको लोगों के साथ फिट होने की कोशिश करनी पड़ती है। उसको बुरा लगता है कि लोग उसको एज अ फ्रीक देखते हैं जब वो लोगों के सामने नॉर्मल होने का ढोंग नहीं कर पाता। और उसके इस रिजेंटमेंट को हम कुछ सीन्स में बहुत अच्छे से देखते हैं। ऐसे कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन में वो दो चीजें करता है। पहली, जब वो अपने इमोशन को दबाने की कोशिश करता है तो उसके पैर कांपने लगते हैं, और वो कंपन तब तक नहीं रुकती जब तक उसके अंदर का लावा फट के बाहर नहीं आ जाता। और दूसरी चीज, जब उसका बॉस उसको साइन बोर्ड के लिए पूछता है तो ही जस्ट पुट्स ऑन अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड जोन्स आउट। वो किसी और ही दुनिया में चले गया है, वो सुन भी नहीं रहा कि उसका बॉस क्या कह रहा है। और उसके बाद उसका जो गुस्सा है वो जो है एली में जो है जाके ट्रैश पे निकालता है, कबाड़ पे निकालता है। ये जो गुस्सा है आर्थर के अंदर, जिसे वो हमेशा दबा के रखता है, ये भी एक रीजन है आर्थर का जोकर बनने का। इस गुस्से की छोटी सी झलक हमें तब भी दिखाई देती है जब वो टीनेजर्स के पीछे कस्टमर साइन लेने भागता है। पर उसके एंगर को फर्स्ट टाइम प्रॉपर्ली हम इस एली पे, कबाड़ पे निकालते हुए देखते हैं, जबकि हमेशा वो अपना गुस्सा बाहर नहीं निकाल पाता और अपने आप को किसी न किसी ट्रेजेडी में पाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि आर्थर एक एंग्री पर्सन नहीं है बाय नेचर, पर उसके साथ जो भी होता है वो अपने इमोशन जाहिर नहीं कर पाता। अब उसके अंदर का लावा कभी तो फटेगा ही, कभी तो बाहर आएगा ही। आर्थर को जब भी गुस्सा आता है वो तभी आता है जब उसके साथ कोई बुरा करता है, तब जवाब में वो उनके ऊपर वायलेंस करता है। वो कहते हैं ना, क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड।
एक छोटी सी डिटेल जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता कि अगर आप आर्थर की नोटबुक देखो तो उसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है और बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है। वो सेंटेंसेस अच्छे से लिख नहीं पाता। पहली नज़र में तो आपको लगेगा कि शायद वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, और इसका डायरेक्ट कनेक्शन उसकी मेंटल कंडीशन से है। जो आर्थर को सेंटेंस बनाने में डिफिकल्टी होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ये अक्सर साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। आर्थर अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स के तूफान से कोप अप करने के अलग अलग तरीके निकालने लगता है। देखो, हमारा जो ब्रेन होता है एक मोमेंट के बाद अपने आप ही ट्रेजेडी से कोप अप करने लगता है। आर्थर भी अपने दिमाग में इवेंट्स को, रिलेशनशिप को फैब्रिकेट करता है, जिससे उसको एक लेवल ऑफ कंफर्ट मिलता है, खुशी मिलती है। इस चीज को होते हुए हम फर्स्ट टाइम तब देखते हैं जब आर्थर अपने आप को मुरे के शो में एज अ डिस्कवर्ड गेस्ट के रूप में इमेजिन करता है, जिस पे मुरे की नजर पड़ती है और मुरे आर्थर को अपना पूरा अटेंशन देता है। इस सीन में हम देख सकते हैं कि आर्थर केवल मुरे को एक आइडल नहीं बल्कि एज अ फादर फिगर भी देखता है। ऐसे ही उसके दिमाग ने कोपिंग मैकेनिज्म का यूज करके एक और चीज क्रिएट की है, आर्थर की इमेजिनरी रिलेशनशिप सोफी के साथ। एलिवेटर से बाहर आने के बाद जिस तरह से वो इमेजिनरी हैंडगन से खुद को मारता है और फिर पूरा दिन सोफी को स्टॉक करता है, वो डेफिनेटली कंसर्निंग, क्रीपी और ऑकवर्ड बिहेवियर है, पर वो स्टॉकिंग को अपने दिमाग के थ्रू इमेजिनरी रिलेशनशिप में बदल देता है। ये रिलेशनशिप और सबवे स्टेशन मर्डर्स ही हैं जो आर्थर को गहरे अंधेरे में ले जाते हैं, द पाथ ऑफ बिकमिंग जोकर। इस इमेजिनरी रिलेशनशिप के थ्रू वो इन मर्डर्स को जस्टिफाई करता है अपने दिमाग में। एक सीन में सोफी कहती है, जिसने भी सबवे स्टेशन में उन वॉल स्ट्रीट गाइज को मारा है, ही मस्ट बी अ हीरो। वो कहते हैं ना, विलन की कहानी में विलन ही अपने आप को हीरो समझता है। इससे वो उन मर्डर्स को जस्टिफाई भी करता है और उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और उसको हैप्पीनेस भी मिलती है। उसके ये रिलेशनशिप इन्वेंट करने से लेके अपने अब्यूजिव चाइल्डहुड और अडॉप्शन की सच्चाई पता लगने तक, वो सोफी को अपने जीवन में एक सपोर्टिव रोल में इमेजिन करता है ताकि वो अपना सेल्फ स्टीम बढ़ा सके, इनफैक्ट अपना पूरा मेंटल वेलबींग पहले से बेहतर कर सके। और ये चीज हम कई सीन्स में देखते हैं, जैसे मर्डर्स करने के बाद वो सोफी के साथ हम बिस्तर होने का इमेजिन करता है। कॉमेडी क्लब में भी सोफी को इमेजिन करता है खुद को सपोर्ट करते हुए। अब देखो, एक चीज जो आर्थर करता है जब भी वो खुश होता है वो है डांस। ही डांसेस एवरी टाइम ही इज हैप्पी, और ये हम सबसे पहले तब देखते हैं जब उसके पास गन आती है जो उसको रैंडॉल देता है। तब पहली बार आर्थर को हम थोड़ा कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो लिविंग रूम में जो है नाचता है, अपने आप को जो है इमेजिन करता है कि वो क्लब में है और किसी पे गोली चला रहा है, एंड ही इज हैविंग फन। फिर सबवे स्टेशन मर्डर्स के बाद वो पब्लिक बाथरूम में जाके डांस करता है इन सॉम्ब्रे बैलेट रूटीन, a show he puts on when he truly feels himself and feels true happiness। एक चीज जो उसकी हैप्पीनेस को ट्रिगर करती है वो है डेथ, और जो वो मर्डर्स करता है उससे उसको खुशी मिलती है। मर्डर्स ही एक वो तरीका है जिससे वो अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालता है। मर्डरिंग पीपल उसका सेकंड नेचर है, जो आर्थर को एक फ्रीडम का एहसास दिलाता है ताकि वो अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल सके, और वो अपनी फीलिंग्स उन पे निकालता है जो लोग उसके साथ गलत करते हैं। अब इन फर्स्ट मर्डर्स को, सबवे स्टेशन वाले मर्डर्स को, हम आर्थर की डिल्यूजन रिलेशनशिप जो उसका सोफी के साथ है उस हिसाब से देखें तो फर्स्ट मर्डर्स फिर भी पॉजिटिव लगते हैं आर्थर के लिए, क्योंकि वो थोड़ी उसको जो है इनसिक्योरिटीज कम करते हैं और उसको एक बेटर स्टेट ऑफ माइंड की तरफ ले जाते हैं। जबकि हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव नहीं है, वो सिर्फ आर्थर को एक फॉल्स मेंटल सिक्योरिटी देते हैं। वो सिर्फ एक तरीका है जिससे आर्थर रिप्लेस होके जोकर बन जाएगा। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से आर्थर जोकर बनता है। अगर उसके साथ ये सब ना हुआ होता तो वो कभी जोकर बनता ही नहीं, वो एक नॉर्मल सी जिंदगी जीता, पर ऐसा हो न सका। पर आर्थर का सामना तो एक के बाद एक ट्रेजेडी से होता रहता है। फिर आर्थर को अपनी माँ से थॉमस वेन के बारे में पता चलता है और उसकी माँ को हार्ट अटैक आ जाता है। वो एक अकेली ऐसी इंसान थी जो आर्थर के साथ थी। अब वो भी हॉस्पिटल बेड में है, कोमा में है। आर्थर एकदम अकेला पड़ गया है। फिर उस हॉस्पिटल में वो अपनी माँ के साथ टीवी में देखता है अपने इमेजिन फादर फिगर मुरे को, जो आर्थर की जो स्टैंड अप क्लिप को लेके उसका मजाक उड़ाता है पूरी दुनिया के सामने, जिससे आर्थर का जो सेल्फ स्टीम है वो और भी नीचे गिर जाता है। फिर उसको पता चलता है कि उसकी माँ झूठ बोल रही है या फिर उसकी माँ डिल्यूजनल है अपने और थॉमस वेन के रिलेशनशिप के बारे में। आर्थर को पता चलता है कि थॉमस वेन उसका फादर नहीं है और उसकी माँ भी उसकी माँ नहीं है। इनफैक्ट उसको तो अडॉप्ट किया था उसकी माँ ने। एक झटके में उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। फादर तो छोड़ो, उसकी तो माँ भी माँ नहीं है, और एडॉप्शन पेपर में ये भी लिखा है कि उसके रियल पेरेंट्स को ढूंढा नहीं जा सकता।
माँ भी खोदी बाप की आस एज थॉमस वेन, वो भी नहीं रही, और मुरे एज फादर फिगर भी नहीं रहा, बिकॉज ही इज ऑफुल। उसने जो है उसकी स्टैंड अप क्लिप का मजाक उड़ाया, वो भी ऑन टीवी, और सोफी के साथ उसके रिलेशनशिप का भरम भी टूट जाता है। एक ही झटके में आर्थर पूरी दुनिया में अकेला हो गया है, जिसका कोई नहीं है, न माँ न बाप, ना कोई दोस्त यार, ना कोई रिश्तेदार। कोई नहीं है इस दुनिया में जो उसकी केयर करता हो। जो कुछ लोग उसकी केयर करते भी हैं, जैसे कि वो हॉस्पिटल क्लर्क या फिर आर्थर का कलीग कैरी, उनके साथ उसका वैसा रिलेशनशिप तो हो नहीं सकता ना जैसा आर्थर का जो है अपने पेरेंट्स के साथ हो सकता था। भले ही आर्थर को दुनिया के लोग पसंद नहीं, पर जो भी लोग उसकी तरफ थोड़ा भी काइंड बिहेवियर रखते हैं उनको वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे वो गैरी को नहीं मारता, और क्लर्क के साथ वो अपनी इमोशन कितने आसानी से बयां कर देता है, क्योंकि वो क्लर्क उसको थोड़ी सी काइंडनेस दिखाता है। देखो, दुनिया में अकेला होना ही आर्थर को गुनाह के अंधेरे में धकेलने के लिए काफी था, पर जो सच में उसको अंधेरे में धकेलता है वो है उसके बचपन का सच, चाइल्ड अब्यूज, उसकी माँ की मेंटल कंडीशन और उसका अडॉप्शन। आर्थर पूरी जिंदगी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझता है। उसको मालूम नहीं है कि वो कौन है, हु ही रियली इज, एंड ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ हिज लाइफ, एंड लोगों में फिट होने की कोशिश करता रहता है। अब ये सब जब आर्थर को पता चलता है तो उसको ये एहसास होता है कि उसकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। पहले वो आर्थर फ्लेक था, एक आदमी विद मेंटल इश्यूज जो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है और अपनी सिक मदर की देखभाल करता है। फिर उसकी ये आइडेंटिटी चैलेंज होती है जब उसको ये बिलीव करना पड़ता है कि थॉमस वेन उसका फादर है, और ये भरम भी फटाफट टूट जाता है। थॉमस वेन जो है इनकार कर देता है और उसको पता चलता है उसके एडॉप्शन पेपर के बारे में। वो केवल थॉमस वेन का बेटा नहीं है, बल्कि वो तो फ्लेक भी नहीं है, इनफैक्ट आर्थर भी नहीं है। एक माँ ही तो थी उसकी लाइफ में जो थोड़ी स्टेबिलिटी लाती थी, और वो भी एक अनस्टेबल लायर निकली, और जिसकी वजह से आर्थर को इतना कुछ सफर करना पड़ा। जो भी उसकी मेंटल कंडीशन है वो उसको अपनी माँ की वजह से ही है, जिसे आर्थर अच्छा समझता था। उसने उसको बचपन में अब्यूज होने दिया, शायद खुद भी अब्यूज किया। आर्थर को मारा पीटा जाता था, भूखा रख देते थे और उसको हाथ बांध के रेडिएटर पे लटका दिया था। और ये सब होते हुए he has to put on a smile on his face, क्योंकि उसकी माँ उसको ऐसा कहती थी। इनफैक्ट इंटेरोगेशन के वक्त उसकी माँ कहती है कि ये हमेशा हैप्पी रहता था। ऑफ कोर्स ये सबको उसकी मेंटल कंडीशन से लिंक किया जा सकता है। इनफैक्ट एक डिटेल जो स्टार्टिंग में दी है फिल्म में, उसकी लाफिंग कंडीशन, उसकी माँ की फाइल में लिखा है कि आर्थर को बचपन में सिर पे चोट लगी थी, और जो कार्ड आर्थर लोगों को देता है अपनी लाफिंग कंडीशन के बारे में, उसमें लिखा है कि ये कंडीशन ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकती है। जो स्टार्टिंग में छोटी सी डिटेल लगती है वो आर्थर की डिजीज PBA से लिंक्ड है, और उसके साथ जो अब्यूज हुआ उससे भी। ऐसे ही फिल्म के फर्स्ट एक्ट में हम देखते हैं कि आर्थर को जो है कुछ टीनेज बच्चे मारते पीटते हैं और उसका साइन बोर्ड भी तोड़ देते हैं। अक्सर ऐसी कंडीशन में लोगों का हाथ सीधे अपने सर के पास जाता है सर को बचाने के लिए, पर आर्थर का हाथ उसके प्राइवेट पार्ट्स में जाता है। अक्सर ऐसा वही करते हैं जो सेक्सुअली अब्यूज हुए हों। अब आर्थर की प्रॉब्लम्स का रूट कॉज पता चल गया है। उसने बचपन में जो भी सफर किया है, उसको जिस तरह से नेग्लेक्ट किया गया बचपन में, और फिर जिस तरह से एक के बाद एक ट्रेजेडी उसके साथ होती चली गई। आयरनी ये है कि अगर वो अपनी माँ का नेचुरल बॉर्न सन होता तो हम उसकी मेंटल कंडीशन को जेनेटिक मान लेते, पर अभी भी उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो अपनी माँ की वजह से ही है, पर सिचुएशन और चाइल्डहुड एनवायरनमेंट की वजह से भी है। इंटरेस्टिंगली इस तरह का हेड ट्रॉमा और चाइल्डहुड अब्यूज को जो है रियल वर्ल्ड के सीरियल किलर से लिंक किया गया है। ऐसे बहुत सी स्टडीज हैं जिसमें पता चला है ज्यादातर केसेस में सीरियल किलर्स का जो बचपन होता है उसमें उनके साथ या तो चाइल्ड अब्यूज हुआ होता है, या उन्हें कोई हेड ट्रॉमा मिला होता है, या फिर डॉक्यूमेंटेड अब्यूज टुवर्ड्स एनिमल, या फिर ये तीनों पाए गए हैं। आर्थर को आप एक स्प्री किलर की तरह भी देख सकते हो, और सीरियल किलर और स्प्री किलर के बीच में धागे भर का अंतर होता है। अब देखो, वो स्प्री किलर हो या सीरियल किलर, इन दोनों ही कंडीशन को उसके चाइल्डहुड से लिंक किया जा सकता है। ये सब चीजों की वजह से तो आर्थर धीरे धीरे जोकर बन रहा है, पर उसका ट्रांसफॉर्मेशन रफ्तार तब पकड़ता है जब वो अपनी माँ को हॉस्पिटल में मारता है। पर फिर भी पहले तो वो दूसरे डायरेक्शन में जाता है। उसका प्लान तो मुरे के शो में जाके खुदकुशी करने का था, ना कि जोकर बनने का। ये वो फाइनल मोमेंट्स है जिसमें वो कुछ भी बन सकता है, आर्थर या फिर जोकर। मुरे के शो में हम उसको फुल कॉन्फिडेंस में एंटर करते हुए देखते हैं। उसको अब किसी भी चीज का भय नहीं है। ये उसके आखिरी पल हैं। वो डांस करते हुए एंटर करता है, डॉक्टर सॉल को किस करता है और ऐसे दिखाता है जैसे स्टेज पे आना उसके लिए आम बात है। पर इससे पहले कि वो अपने प्लान पे वर्क करता, उसको फील होता है कि मुरे कितना ऑफुल इंसान है। फिर जब वो अपनी नोटबुक में देखता है
तो फिर से उस कोट पे फोकस किया जाता है जो फिल्म की स्टार्टिंग में दिखाया था, आई होप माई डेथ मेक्स मोर सेंस देन माई लाइफ। मानो फिल्म ने पूरा फुल सर्कल ले लिया हो। शुरुआत में उसकी लाइफ का कोई सेंस या मीनिंग नहीं था, पर अब उसने डेथ में वो मीनिंग ढूंढ लिया है। अब उसने अपनी मौत का प्लान बना लिया है और मौत जिंदगी से ज्यादा सेंस बना रही है। फिर हम इस प्लान को मोशन में आते हुए देखते हैं जब आर्थर अपने गिल्ट एडमिट करता है और शो में बताता है कि उसने सबवे स्टेशन पे उन वॉल स्ट्रीट गाइज को मर्डर किया, क्योंकि अब उसको किसी भी चीज का भय नहीं रह गया है। जी ली दर्द भरी जिंदगी जितनी जीनी थी, अब तो मौत से इश्क फरमाना है। पर यह प्लान तब चेंज होने लगता है जब मुरे एक बार फिर से आर्थर का मजाक बनाने लगता है, जैसे उसने स्टैंड अप क्लिप से बनाया था। आर्थर की दुनिया से निराशा बढ़ती जा रही है और उसको एक बार फिर से इंफीरियर फील करवाया जाता है और फिर से उसका मजाक बनाया जाता है उस इंसान से जिसको वो फादर फिगर की तरह देखता था। और जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है, आर्थर का गुस्सा भी बढ़ते चले जाता है। आर्थर कहता है, एवरीबडी इज ऑफुल, द वर्ल्ड इज ऑफुल, नोबडी इज सिविल एनीमोर एंड डजंट स्टॉप टू कंसिडर व्हाट इट्स लाइक टू बी अदर गाय। उसके अंदर का गुस्से का इमोशन बढ़ते चले जाता है और वो इतना बढ़ जाता है कि वो अपने खुदकुशी का प्लान भूल जाता है और अपना सारा गुस्सा जो है मुरे के सर पे निकाल देता है, उसको गोली मार के। एंड फाइनली वो पूरी तरह से जोकर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस वक्त जोकर के चेहरे पे वो जेन्युइन हंसी होती है जो हमें पूरी फिल्म में नहीं देखने को मिलती। फिर से वो मंत्रमुग्ध होके डांस करता है टीवी पे और कहता है गुड नाइट एंड दैट्स लाइफ। मुरे को गोली मारते वक्त आर्थर उसको कहता है यू गेट व्हाट यू डिजर्व। इनफैक्ट आज तक उसने जितने भी लोगों को मारा है वो सब उन्हीं लोगों को मारा है जो डिजर्व करते थे। उसने किसी निर्दोष को नहीं मारा। उसके बाद जोकर को अरेस्ट कर लिया जाता है और पुलिस कार में जाते वक्त वो देखता है उसने जो कियोस डिस्ट्रक्शन क्रिएट किया है, ही इज हैप्पी नाउ। जब उसको पुलिस कार से निकाला जाता है तो सबके सामने जो लोग उसके लिए वहां इकट्ठा हुए उनके लिए वो पोज करता है, डांस करता है, वैसे ही डांस करता है जैसा वो फर्स्ट टाइम मर्डर करने के बाद करता है। फिल्म के एंड में हम आर्थर को हंसते हुए देखते हैं कि उसकी वजह से थॉमस वेन की डेथ हुई है और ब्रूस वेन का भी पेरेंटल कंडीशन उसकी जैसी है, लिंकिंग ब्रूस टू हिमसेल्फ पर्सनली। अब यहाँ एंड में जो मर्डर होता है वो हमारी इंटरप्रिटेशन के लिए है कि उसने थेरेपिस्ट को इसलिए मारा क्योंकि वो मरना डिजर्व करती थी या बस यूं ही। अब ये तो हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि हमारे सामने एक सीवियरली नेग्लेक्टेड चाइल्ड और एडल्ट है जिसने जिंदगी भर बहुत सारी ट्रेजेडी और ट्रॉमा झेला है, एक ऐसी सिटी में जहाँ के लोग बहुत अनकेयरिंग है और गरीबों को सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, जहाँ पे ये बंदा बहुत सारी सफरिंग और वायलेंस का शिकार होता है, जो इतना कुछ झेलने के बाद अब कुछ और बन चुका है। इन दी एंड आर्थर फ्लेक इज जोकर नाउ, और वो एक कातिल और विलन है और उसके बुरा होने के पीछे उसके जीवन की ट्रेजेडी और सर्कमस्टेंसेस का हाथ है। आई होप कि आपको एनालाइजिंग विलन्स का फर्स्ट एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब मुलाकात होगी आपके साथ अगले हफ्ते किसी और विलन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।